हेलो बच्चों। तो आज हम लोग रोटेशन चैप्टर का लेक्चर 16 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में कि कैसे जो है ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाया जाता है। तो उसके लिए कुछ बेसिक कम से कम हमें नॉलेज पता होना चाहिए पहले से कि भाई एंगुलर मोमेंटम क्या है, कैसे एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकालते हैं एक पार्टिकल के लिए, एक रिजिड बॉडी के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तभी हम आगे पढ़ पाएंगे कि अच्छा एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कैसे करते हैं, कब लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उसके लिए देखो क्या है, कुछ बेसिक्स जो है ना हमें पता होना चाहिए। कौन सा लेक्चर मिनिमम कम से कम देखा होना चाहिए बेटा, वो दिखाता हूं। देखो चैनल पर ही ना होम सेक्शन के अंदर ही जाओगे, स्क्रॉल करते जाओगे तो देखो एक तो सामने ही मिल जाएगा रोटेशन लेक्चर 15 क्या है, एंगुलर मोमेंटम, है ना। और इसी के अंदर बहुत सारे चीज हम लोग पढ़े कि भाई काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच क्या होता है, एंगुलर इंपल्स क्या होता है, एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, ये सारे चीज हम लोग इसमें पढ़े। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा, कंजर्वेशन बहुत अच्छे समझ में आएगा। अच्छा देखो आज का रोटेशन चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। भाई इसका जस्ट एनालॉगस टॉपिक हम लोगों ने लीनियर मोशन में पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो क्या था, कहां पढ़े, तो देखो जरा इसी को स्क्रॉल करते जाना है बेटा, स्क्रॉल करते जाना। क्लास 11 फिजिक्स लेक्चर्स दिखेगा यहाँ पर, सारे प्लेलिस्ट सिस्टमेटिक है। देखो 12 फिजिक्स लेक्चर्स आगे भी है। तो जैसे बेसिक मैथ्स यूनिट्स मेजरमेंट ऐसे जाते जाओगे मोशन में प्लेन सिस्टमेटिक वे में लॉज ऑफ मोशन आएगा, ठीक है। फ्रिक्शन अलग मैंने कर दिया। लॉज ऑफ मोशन में क्लिक करोगे तो ये सारे जो है ना प्लेलिस्ट पूरा खुलेगा। इसमें कौन सा लेक्चर देखो देखना है, एक मिनट बेटा बता रहा हूं कौन सा लेक्चर देखो देखना है। यहां सिस्टमेटिक देखते जाओगे 1 2 3 4 5 6 7, लेक्चर नंबर 8 देखो, लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 8। इसका टॉपिक क्या है, इंपल्स कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एकदम जैसे इंपल्स वहां पढ़े ना, तो पिछला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, एंगुलर इंपल्स। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम इसमें है, तो पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। इसी में है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आज बारी है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। तो जो चीज यहां पर हम लोग लीनियर मोमेंटम बोलते थे, आज एंगुलर मोमेंटम बोल रहे हैं। जो चीज यहां पर पढ़े थे कि फोर्स फोर्स फोर्स, यहां पर हम लोग टॉर्क 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 बोलेंगे। यानी सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होने जा रहा है, तो समझो कि एक तरह से रिवीजन होने जा रहा है। हालांकि तरीका थोड़ा कैलकुलेशंस का अलग होगा, लेकिन रिवीजन है, ठीक। तो ये लेक्चर 8। अब देखो कोई भी लेक्चर अगर देखना हो बेटा ना फिजिक्स लिंक्स का, तो डायरेक्ट यहाँ यूट्यूब में टाइप कर देना। मान लो लॉस ऑफ मोशन का ही देखना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ना, यूट्यूब में टाइप कर दो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फिजिक्स लिंक्स, डायरेक्ट ये लेक्चर आ जाएगा। या फिर लॉस ऑफ मोशन लेक्चर 8 फिजिक्स लिंक्स, ठीक। तो डायरेक्ट यूट्यूब में ही टाइप कर दिया करो। कोई भी टॉपिक चाहे 11th का हो 12th का हो, कहीं पर भी फिजिक्स में अगर डाउट आ रहा हो ना, आप YouTube में टाइप कर करके वो देख लो, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेशंस, शॉर्ट ट्रिक्स और न्यूमेरिकल्स, डिटेल्ड मेथड कैसे बनाते हैं, विद शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज सब लेक्चर्स में एक्सप्लेन्ड है, ठीक। चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्या है ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एकदम जस्ट एनालॉगस करके पढ़ेंगे शुरू में कि जो लीनियर मोशन में हम लोग पढ़े कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहले एक बार देख लेते हैं कि वो क्या था, और उसी का जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे रोटेशनल मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक। फिर देखते हैं कि ये क्या स्टेटमेंट वगैरह है और कैसे हम लोग सवाल प्रोसीड करेंगे। देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, तो बोले कि भाई फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या जानते हैं, तो बोले फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई होता है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा तो इसको लिखने का तरीका कैसा होता है, जब अलग अलग बॉडीज पर लग रहा हो तो, और जब एक सिस्टम पर लग रहा हो तो बोले कि मान लो एक बॉडी है हमारे पास ए, इस पर फोर्स लगा, तो बोलते हैं कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए होगा क्या, तो बोले कोई बॉडी ए है, इस पर लगाते हैं फोर्स, ये उड़िया गया क्या हुआ, जब मैंने फोर्स इस पर लगाया ये क्या हो गया, उड़िया गया, यानी इसका मोमेंटम क्या हो गया, चेंज कर गया। तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि भाई ए को अगर मारोगे ना, ए को अगर मारोगे फोर्स अप्लाइड ऑन ए, तो हम लोग लिखेंगे क्या, dPA/dt लिखेंगे। सिमिलरली अगर मेरे पास एक बॉडी हो बी और उस पर अगर फोर्स लगा तो कैसे लिखाएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन बी, तो बोले भैया मोमेंटम बी का क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा इंडिविजुअल ए पर लगाते हैं तो ऐसा, बी पर लगाते हैं तो ऐसा। बोलते हैं कि मैं ले लेता हूं एक घर, क्या ले लेता हूं, एक घर जिसके अंदर दो आदमी है ए और बी। घर को जरा इंग्लिश में बोल देते हैं सिस्टम है ये क्या है, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर दो आदमी है ए और बी।
जैसे ये घर अपना बिल्डिंग ले लो, बस वही चीज बोलता हूं फिर से जो लीनियर मोमेंटम वाला लेक्चर मैंने बोला कि एक घर के अंदर दो आदमी है, ए ने बी को मारा तो बी उड़िया गया, बी ने ए को मारा तो ए उड़िया गया, ठीक है। लेकिन भाई घर के बाहर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाए, और एक्सटर्नल फोर्स मैं किनको बोलता हूं, बजरंगबली को, है ना, अगर वो जब आ जाएंगे ना तो उनके पास इतना ताकत है ना कि घर वर तो छोड़ दो, सबसे छोटा चीज है उनके लिए, वो पहाड़ उठाते और पहाड़ को डिस्प्लेस कर देते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लेके चल जाते हैं। तो सोचो कि अगर वो आ जाएंगे, बजरंगबली अगर आ गए, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, तब क्या होगा, वो घर को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे डिस्प्लेस कर देंगे। तो भैया पार्टिकल का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, घर के अंदर आदमी का मोमेंटम तो सब कॉन्सेप्ट खत्म, सीधे घर ही डिस्प्लेस हो गया, यानी पूरा सिस्टम ही हिल गया, है ना। तो ये दिमाग में रखने के लिए इस तरीके से बताता हूं जिससे पता चले, विजुअलाइज हो फॉर्मूला वगैरह कि भैया पढ़ क्या रहे हैं ना। तो देखो अगर बोलेंगे एक्सटर्नल अगर आ गया, एक्सटर्नल मतलब है कि घर के बाहर की बात है, अगर आ गए बजरंगबली ना, तब किसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही घसक जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, जब बजरंगबली आते हैं तो भैया पूरा घर ही घसक जाता है, यानी मोमेंटम किसका चेंज हो जाएगा, पूरा सिस्टम का ही चेंज हो जाता है, ठीक है। ये तो अब पता चलता है ओ एक्सटर्नल में क्या ताकत होता है, पूरा घर ही घसक जाता है। अच्छा यही चीज यहां पर है कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी बॉडी देन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। लेकिन अगर बजरंगबली नहीं आए तो फिजिक्स ये वाला पूरा लेक्चर सब होता है, ठीक। तो इफ एफ एक्सटर्नल अगर जीरो हो जाए तो ये जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा डी पी सिस्टम बटे डी टी इक्वल टू जीरो, है ना। अगर ये जीरो हो गया तो जीरो हो गया। बताओ किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ये इधर लिखने में अच्छा नहीं लगता, इसको उधर लिखता हूं, ठीक। मतलब पता है कि इसको जीरो कर दिया, यानी कि ये इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, ठीक। अब बताओ किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का, यानी ये इक्वेशन इंप्लाइज दैट कि मोमेंटम ऑफ द जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि सिस्टम का मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सिस्टम का मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी पूरा सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, ठीक। जितना इनिशियल होगा सिस्टम का मोमेंटम वही क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, ठीक। अब सिंस हम जानते हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई इस पर वेक्टर लगाओ, यानी कि कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन का खेल होगा। यहीं से हम लोग सीखे थे कि देखो एक सिस्टम के अंदर मान लो कि दो आदमी है, इसका मास m1, इसका मास m2, जो कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े थे, याद करो, है ना। कोलिजन क्या पढ़े थे कि मान लो ये जा रहा है u1 से इनिशियली, ये जा रहा है u2 से जा रहा है, तो इसका कुछ मोमेंटम, इसका कुछ मोमेंटम है। एक्सटर्नल फोर्स आए नहीं तो भैया ये दोनों जब जाकर के टकराएगा, जैसे ही टकराया तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो होगा क्या, तो बोले कि टकराने के पहले जो मोमेंटम होगा दैट विल बी नोन एज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और टकराने के बाद क्या होगा, मान लो ये इसको धक्का मारा तो इसका स्पीड बढ़ गया और इसका स्पीड क्या हो गया, कम गया, तो किसी का बढ़ा किसी का कम होगा, लेकिन टोटल मोमेंटम बाद में निकालोगे ना आफ्टर कोलिजन, वो सेम होगा जो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। ये इसका मतलब होता है कि भैया मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड मान लो u1 है, u2 है, बाद में टकराने के बाद हो गया v1 और v2, तो लिखेंगे कैसे यहां लिखोगे कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैसे लिखोगे, बोले टकराने के पहले था m1 u1 प्लस m2 u2 था, और ये वेलोसिटी ले लो, है ना, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी लगाते हैं, बाद में क्या हो गया m1 v1 हो गया प्लस क्या हो जाएगा m2 v2 हो गया, यही हो गया मोमेंटम कंजर्व्ड बोलते हैं इसको। अब यहां पर डायरेक्शन की बात था तो डायरेक्शन देखेंगे, जरा इधर बताता हूं कि कैसे क्या है। जो यहां समझ में आया ना कि अगर बजरंगबली नहीं आए तो सिस्टम का मोमेंटम होगा कांस्टेंट, यानी कि पहले जो मोमेंटम होगा टकराने के, तब टकराने के बाद भी मोमेंटम रिमेंस क्या, सेम, पूरा सिस्टम का। बस यही चीज है बेटा, इधर लिखते हैं जरा, देखो जरा रोटेशनल मोशन में क्या बोलोगे, एकदम कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम ताकि लगना चाहिए यार रोटेशन तो बहुत आसान है, बिल्कुल, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या हाल समाचार है, देखो जरा, जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंजेस, तो रोटेशन के अंदर क्या बोलेंगे, फोर्स बन जाएगा टॉर्क, और ये लीनियर मोमेंटम बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम, है ना, जिसको कि एल से डिनोट करते हैं। यानी अगर एक्सटर्नल अगर टॉर्क अगर लग गया ना तो किसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, बोले भैया पूरे सिस्टम का ही मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ये करके दिखा देता हूं, देखो जरा, मान लो ये एक्सिस है, क्या ये एक्सिस हो गया ये वाला, ठीक। अब ये एक बॉडी है यहां, अब ये पूरा एक सिस्टम मान लो जो बॉडी है, मैं फोर्स लगाता हूं किधर, बाहर से एक्सटर्नल,
लेकिन फोर्स ऐसा लगाऊं कि वो फोर्स जो है ना टॉर्क प्रोड्यूस करे। तो टॉर्क किसके अबाउट, तो पता है कि भाई ये एक्सिस है, यानी ये पॉइंट ले लो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो एक्सटर्नल बाहर से लगा रहा हूं, देख लो बाहर से आ रहा है सिस्टम के बाहर, तो लेट आर डिस्टेंस पर लगाता हूं एक फोर्स, देखना जरा, यह देखो कि क्या हुआ। आर डिस्टेंस पर जब फोर्स एफ लगाते हैं तो वो बन जाता है क्या, टॉर्क। और वही टॉर्क क्या किया, इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम क्या था, इस एक्सिस के अबाउट क्या था एंगुलर मोमेंटम, रेस्ट में था 0, लेकिन जैसे ही हमने टॉर्क एक्सटर्नल लगाया पूरा मोमेंटम क्या हो गया, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या कर गया, चेंज कर गया, चेंज किया, बढ़ा। बस यही चीज है, बाहर से धक्का लगेगा एंगुलर मोमेंटम चेंज कर जाएगा। लेकिन सवाल है कि अगर नहीं लगता तो नहीं लगता तो क्या होता, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स हो जाता, और क्या, ये 0, इट मीन्स डी एल सिस्टम बटे डी टी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा क्या, कंजर्व्ड होगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो इनिशियल होगा पूरा सिस्टम का मोमेंटम वही हो जाएगा क्या, फाइनल। तो देखते हैं कि ये क्या है, कैसे है, ठीक। अब देखो एकदम जस्ट एनालॉगस बताता हूं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, फॉर्मूला। भाई एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। यानी कि अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट कह रहे हैं, इट मींस दैट क्या, कि आई ओमेगा बराबर होगा क्या, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। तो इनिशियल जो होगा, आई इनिशियल बोल दो तो ओमेगा इनिशियल विल बी इक्वल टू आई फाइनल, ओमेगा फाइनल, यही हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा अंडरस्टैंडिंग यहां तक समझ में आ रहा है। यानी कि जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा सिस्टम पर तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। ये तो ऊपरी ऊपरी है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। अभी थोड़ा अंदरूनी बात भी करूंगा कि एंगुलर मोमेंटम ऐसा ही नहीं बोल सकता एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, आधा अधूरा है। अंदरूनी है कि किस एक्सिस के अबाउट कंजर्व्ड होगा, थोड़ा सा बारीकी भी बात करना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, ठीक। चलो कोई बात, अभी समझ में आ रहा है। टॉर्क 0, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट, तो जितना इनिशियल उतना फाइनल, आई ओमेगा कांस्टेंट, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, या इनिशियल फाइनल, ठीक है। यहां तक क्लियर है। बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया क्या, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, कि इट स्टेट्स दैट व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए सिस्टम देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। एकदम सही है। लेकिन ये मैं इसको बोलता हूं पता है क्या, आधा अधूरा। बहुत सारे देखो किताबों में लिखा रहता है इस तरह से, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर ना बारीकियां की कमी है। क्या बोलोगे, ये 100% सही है, तो बेटा 100% ये सही नहीं है। इसलिए 100% सही नहीं है क्योंकि इसमें देखो क्या, नो एक्सटर्नल टॉर्क, ये वर्ड जो है ना टॉर्क, और बोलता है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स, ठीक है। ये जब भी एंगुलर मोमेंटम और जब भी टॉर्क की बात करते हैं ना, तो ये हमेशा किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइंड होता है, हमेशा। तो एक पूरा सिस्टम जब ले रहे हो तो उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व, भैया कौन से एक्सिस के अबाउट, क्योंकि हमें पता है अगर एक डिस्क ही ले लिए ना तो उसका एंगुलर मोमेंटम अलग अलग एक्सिस पर अलग अलग होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लोगे तो अलग होगा, टेंजेंशियल वाला लोगे तो अलग होगा। तो एक्सिस यहां बताना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जरा सा अंदरूनी कॉन्सेप्ट में घुसेंगे, ठीक। देखते हैं जरा कि क्या देखो कॉन्सेप्ट है जिससे कि बहुत अच्छे लेवल का ना सवाल सॉल्व कर सके। आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1, क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट ये कहता है ना कि इफ नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट इज 0। अच्छा, इसके पहले भी एक चीज बोलना बहुत जरूरी है कि देखो क्या जरूरी है, टॉर्क जो होता है ना दो चीज के अबाउट डिफाइंड होता है, या तो अबाउट ए पॉइंट या फिर अबाउट एनी पॉइंट बोल दो या अबाउट एनी एक्सिस बोल दो। ये एनी वर्ड लिखने में ना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। अबाउट एनी पॉइंट बोलो, अबाउट एनी पॉइंट बोलो या अबाउट एनी एक्सिस। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम भी एक ऐसा पैरामीटर है जो कि ऐसा ही नहीं डिफाइंड होता है, ये भी है क्या, जब भी बोलना है तो बोलो या तो अबाउट एनी पॉइंट या अबाउट एनी एक्सिस, अब ठीक लगेगा, है ना, अबाउट एनी एक्सिस। तो आपको टॉर्क बोलना है, अब बताइए कौन से पॉइंट के अबाउट या कौन से एक्सिस। अगर आपको एंगुलर मोमेंटम बोलना है ना, बताइए कौन से पॉइंट या कौन से एक्सिस के अबाउट। अगर ये दोनों में से कोई भी अगर आप बोल रहे हो तो ठीक है, नहीं बोल रहे हो तो समझ लो आधा अधूरा है। अच्छा, हमने ओवरव्यू ऊपरी क्या सीखा है कि अगर नेट टॉर्क अगर 0 हो गया ना, या नेट टॉर्क या एक्सटर्नल टॉर्क बोल दो सबसे अच्छा, क्या है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा कांस्टेंट। बस
इसका भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यही चीज़ को ना देखो कैसे एक्सटेंड करते हैं वो देखते हैं जरा। इसको नोट डाउन जरूर कर लेना बेटा, नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टॉर्क एक्सटर्नल जिधर जीरो होगा ना उधर ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, उसका पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इफ नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट इज जीरो, किसी पॉइंट के अबाउट अगर नेट टॉर्क जीरो आ रहा हो तब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट अगर जीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है एनी एक्सिस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। क्या इसका मतलब हो गया भाई? मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक डिस्क है, क्या है? एक डिस्क है। तो यही बार बार इसी का एग्जांपल लूंगा जिससे पिक्चर दिमाग में बनते जाएगा। बेटा देखो जरा क्या है, मैं ना एक टॉर्क निकालता हूं अबाउट ए पॉइंट। तो ये डिस्क है, ये हो गया यहां पर एक्सिस है, इसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, मैं निकालता हूं एक टॉर्क। तो देखो टॉर्क निकालने का मतलब क्या हुआ, अबाउट दिस पॉइंट अगर निकाल रहे हो आर डिस्टेंस पर, यहां से आर डिस्टेंस पर अगर फोर्स लगाओगे ना तो देखो ये ना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। देख लो जरा, यहां पर लगाता हूं तो टॉर्क प्रोड्यूस किया, गोल गोल घुमा, सही है। लेकिन ऐसा टॉर्क लगाओ अबाउट दिस पॉइंट ना सच दैट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट जीरो आ जाए। बताओ कैसे जीरो आएगा? तो बोले भैया आर डिस्टेंस पर मत लगाओ, आर जीरो कर दो। जीरो मतलब ऐसा फोर्स लगाओ ना जो कि उस लाइन ऑफ एक्शन मतलब इसी पॉइंट से पास करे, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास करे। देखो मैं लगा रहा हूं फोर्स लगा रहा हूं, रोटेट कर रहा है क्या? नहीं रोटेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो बोले एक ऐसा फोर्स लगा रहे हैं जिसका टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट जीरो। बस इतना दिमाग में रखना, ठीक। टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो। तो मैंने क्या किया, मैंने लगाया यहां पर एक फोर्स। ध्यान से देखो, फोर्स एक्चुअली यहां लगाए फोर्स, लेकिन ये लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर गया? इसी पॉइंट से पास कर गया। तो टॉर्क इसका क्या हो गया? अबाउट दिस पॉइंट जीरो। ठीक, तो कैसे लिखेंगे कि टॉर्क ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट ओ क्या है? जीरो है। तो बोलता है कि जिस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क जीरो आ गया ना तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। पता है क्या? कोई भी एक्सिस ले लो जो कि इस पॉइंट से पास करेगा। न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा बेटा, है ना। अभी पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करो। कोई भी एक्सिस ले लो, तो चाहे ये एक्सिस ले ले, चाहे देखो इसी पॉइंट से पास करने वाला ये एक्सिस ले लो, ये एक्सिस ले लो, ये एक्सिस ले लो, मतलब जो एक्सिस लेना है ले लो। ऑल द एक्सिस, चाहे ये पता है क्या होगा? इन सारे एक्सिस से एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड अबाउट ऑल दीज एक्सिस, अबाउट ऑल दीज एक्सिस। यही चीज है। तो शॉर्ट वाला जो है ना ओवरव्यू, वो बहुत हमेशा जो है ना दिमाग में रहना चाहिए कि भैया टॉर्क एक्सटर्नल जब जीरो होता है ना तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ऑफ द सिस्टम? कंजर्व्ड होता है, कंजर्व्ड यानी कांस्टेंट होता है। बस बारीकी ये होता है ना कि जब भी आप बोल रहे हो ना टॉर्क जीरो, तो बताओ भाई कौन से पॉइंट के अबाउट? जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा, उस पॉइंट से पास करने वाले जितने भी एक्सेसेस होंगे ना, सारे एक्सेसेस के अराउंड हम क्या कर सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। यानी I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा, जो आपको करना है एंगुलर मोमेंटम जैसे लगाना है आप लगाओ। अभी लगा करके दिखाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए। ये होगा मेरा पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है वो देखो जरा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि इफ नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट इज नॉन जीरो, तब बोले हाँ बात तो सही है, किसी पॉइंट के अबाउट जीरो होगा तो वहां से कोई भी एक्सेस हम बना देंगे, उसके अराउंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। लेकिन अगर नॉन जीरो हो गया तो बोले टॉर्क अबाउट ए पॉइंट इज नॉन जीरो, तो भैया नहीं कंजर्व होगा। तो देख लो, देन द एंगुलर मोमेंटम डज नॉट रिमेन कंजर्व। एकदम ठीक है, डज नॉट रिमेन कंजर्व। बट यहां से है स्टेटमेंट कि बट द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू नेट टॉर्क रिमेन्स कंजर्व। ओ भाई साहब, बहुत हाई इंग्लिश लिखा हुआ है है ना, कोई बात नहीं। देखो समझाता हूं बेटा एग्जांपल से। क्या बोल रहा हूं? ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस, ये है पॉइंट O। इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक है मास m। मैं लगाता हूं इस मास पर फोर्स ऐसे लगा रहा हूं एकदम इनटू द पेज। तो फोर्स का डायरेक्शन जो है ना इधर हो गया, क्रॉस कर देता हूं। क्रॉस का मतलब है किधर? इनटू द पेज, इनटू द पेज। तो देखो कि होगा क्या,
आर डिस्टेंस पर फोर्स मैंने लगाया ऐसे, तो आर और एफ के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री। तो अबाउट पॉइंट ओ जरा टॉर्क निकालना, क्या होगा, जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। तो बोले आर डिस्टेंस पर अगर एफ निकालोगे तो भाई क्या है, देखो आर क्रॉस एफ, आर किधर है, आर है इधर, एफ किधर है अंदर, तो आर से एफ की तरफ घुमाओ, आर क्रॉस एफ किधर लग रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन किधर जा रहा है, देखो जरा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। टॉर्क कैसे देते हैं डायरेक्शन, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो मैंने आर ऐसे किया, एफ अंदर की ओर है, ये गया ऊपर की ओर, यानी टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ जब निकाल रहे हैं तो उसका डायरेक्शन किधर आ रहा है बेटा, ऊपर की ओर आ रहा है। यानी ओ पॉइंट पर ना मैं जब टॉर्क निकाला, ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये जीरो नहीं आया, दिस इज क्या है नॉन जीरो, कुछ ना कुछ इधर टॉर्क आया है, ठीक है, इसी को बोलते क्या है, ये नॉन जीरो है। तो देखो क्या मैं बोला, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, बोले जब भी टॉर्क वगैरह बोल रहा हूं तो अबाउट कुछ ना कुछ बोलो कि किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ जो है वो नॉन जीरो आया, कितना आएगा, तो टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है कितना, आर एफ साइन थीटा होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो भाई आर है बोर्ड पर, एफ है अंदर, तो कितना हो जाएगा आर एफ साइन, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आंसर कितना आ गया आर एफ। यानी कि टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ जब मैंने निकाला ये आया आर एफ। व्हाट डज दिस इंप्लाई कि भैया ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है। तो अबाउट पॉइंट ओ जीरो नहीं है, तो डायरेक्शन किधर आया, डायरेक्शन आया ऊपर। तो हम जानते हैं, देखो क्या, जिस डायरेक्शन में टॉर्क लग गया, फिर से समझो, जिस डायरेक्शन में टॉर्क लग गया भैया उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होंगे, क्योंकि हमने पढ़कर आया है कि टॉर्क जब जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, टॉर्क जिधर जीरो उधर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, टॉर्क जिधर जीरो उधर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। भैया इधर टॉर्क जीरो नहीं तो इधर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं। लेकिन इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें एक्स एक्सिस में, तो बोले भाई अबाउट पॉइंट ओ में इस एक्सिस में तो टॉर्क है ही नहीं। तो सिंस इस एक्सिस में टॉर्क नहीं है तो बोले कि अच्छा जिधर टॉर्क नहीं है ना उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या है, हम कंजर्व कर सकते हैं। यही है एकदम सिंपलर वे में, ठीक। यानी इधर लगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, इधर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता है, तो ऐसे लिख दो एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट हम कंजर्व नहीं कर सकते। लेकिन इस डायरेक्शन की बात करें तो भैया टॉर्क इन एक्स डायरेक्शन में ये तो जीरो है, क्योंकि इधर तो है ही नहीं। तो जब नहीं है, टॉर्क जीरो है ना, तो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज, क्या बोल देंगे, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस। यानी कि क्या बोलोगे, एंगुलर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल लो भैया, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बस इतना ही हमें सीखना है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अच्छा भाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमको लगाना किधर है, जिधर टॉर्क जीरो रहे ना, जिधर टॉर्क जीरो रहे उधर कंजर्व कर दो, जिधर टॉर्क नॉन जीरो है उधर कंजर्वेशन हम नहीं लगा सकते। फाइनली ये कंक्लूजन हो गया। यही लिखा हुआ कि बट द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखो क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू नेट टॉर्क रिमेन्स कंजर्व। यहां पर नेट टॉर्क लगा किधर था, इसमें एक ही मास है तो नेट टॉर्क किधर लगा, इधर, तो उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एंगुलर मोमेंटम होगा उधर हम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। बस, तो ये हो गया खत्म, है ना, ठीक है। चलो अब सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो क्या, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन से शुरू करता हूं। ए पर्सन इज रोटेटिंग विथ टर्न टेबल, यानी कि एक आदमी टर्न टेबल के साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। हिज हैंड्स आर स्ट्रेच्ड, इनिशियली क्या है, वो अपना हाथ फैलाए हुए है। नाउ ही फोल्ड्स हिज हैंड, अब वो अपना हाथ को क्या करता है, रोटेट करते करते अपना हाथ को फोल्ड कर लेता है। बोलता है कि बताओ अब उसका एंगुलर स्पीड जो है ना क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज, रिमेन सेम या नन ऑफ दिस। एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल है। एक ही चीज आइडेंटिफाई करना है भैया, जब भी कुछ ऐसा हरकत हो रहा हो ना, बस उसमें देखो कि क्या कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगा है क्या। जब ये इंसान ऐसे हाथ स्ट्रेच करके टर्न टेबल पर घूम रहा है, मजा ले रहा है जिंदगी का, है ना, घूम रहा है कुछ एंगुलर स्पीड से, घूमते 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 ये हाथ को फोल्ड कर लिया। तो जिस समय ये हाथ को फोल्ड किया, क्या उसमें बाहर से कोई आदमी आकर के कोई फोर्स लगाकर हाथ को पकड़ करके ऐसे
मतलब मोड़ करके इसको घुमाया था क्या, कोई टॉर्क प्रोड्यूस किया था क्या, नहीं, अपने आप हाथ मोड़ लिया। तो बाहर से क्या है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया जब ये हाथ फोल्ड कर रहा था। यानी सबसे पहला चीज तो हमें समझ में आता कि भैया नो एक्सटर्नल टॉर्क है यहाँ पर। अगर एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पर नहीं लगा है तो एंगुलर मोमेंटम होगा क्या, कंजर्व्ड यानी कि कांस्टेंट। ठीक, तो ये घूम किस एक्सिस के अबाउट रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, देख लो जरा, है ना। तो रोटेशनल है कैसे, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। बोले ना हमेशा वो एक्सिस के अबाउट बोलना पड़ेगा कि कौन से एक्सिस के अबाउट, तो बोल दिया इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है। तो सोचो कि भाई जब हाथ स्ट्रेच था और फोल्ड किया ना तो हो क्या गया, हो क्या गया है, बोलते हैं जब हाथ ये फैलाए हुए थे ना तो मासेस जो था, देख लो जरा, डंबल्स है, हाथ है, ये सब मासेस क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा डिस्टेंस पर है, यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस पर है। लेकिन जब हाथ फोल्ड कर लिया तो मासेस वगैरह क्या हुआ, एक्सिस से थोड़ा सा क्या हो गया, कम डिस्टेंस पर आ गया। और हम जानते हैं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जब हाथ फोल्ड कर लिया होगा तो क्या हो गया होगा। बोले भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इन जनरल क्या, mr², यानी कि मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर है। तो बोले कि बाद में क्या हो गया, कम डिस्टेंस पर हो गया, यानी r हो गया कम, r हो गया कम, इट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा जब हाथ फोल्ड किया होगा। तो हम जानते हैं L इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, कौन से एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट, तो L एक्सिस जो है वो कांस्टेंट है, यानी I ओमेगा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हाथ फोल्ड करने से I गया घट, तो बताओ कि ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, यानी कि एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंट ना जो ऑफिस में रोटेटिंग चेयर होता है ना उस पर बैठ करके भी कर सकते हो। मैंने किया है वो एक्सपेरिमेंट और सच में ऐसा होता है। पैर फैला कर करके पहले रोटेशन शुरू करो, ठीक है, यानी पैर फैला लो, पैर ऐसे हल्का झटका दो, टेबल है, चेयर रोटेट करना चालू करेगा। तो उस पर क्या है, घूम रहे हो कुछ एंगुलर स्पीड से, पैर फैला हुआ है, घूमते क्या करो ना, बस पैर को फोल्ड कर करके बैठ जाओ चेयर पर। देखोगे बेटा क्या पता है, स्पीड बढ़ गया, एंगुलर स्पीड ज्यादा स्पीड से गोल गोल घूमने लगोगे। और आश्चर्य होता है कि यार बाहर से कोई आया भी नहीं कि मेरा जो है ना पकड़ करके ऐसे चेयर घुमा दिया था, स्पीड अप कर दिया था, लेकिन अपने आप स्पीड हो जाता है। तब पता चलता है कि बाहर से जब कोई नहीं आता है ना तो क्या होता है तो चेयर पर बैठ के L एक्सिस इक्वल टू कांस्टेंट, I ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, बोले जब पैर फोल्ड बेसिकली किए तो क्या हुआ, मासेस जो पहले दूर था ना सेंटर ऑफ मास बॉडी से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से बोलो, जो दूर था वो सब नजदीक आ गया, इनर्शिया कम हो गया, ओमेगा बढ़ गया, यही कॉन्सेप्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल देखते जरा, क्या बोल रहा है, इफ कंप्लीट आइस ऑन नॉर्थ पोल, क्या है, नॉर्थ पोल मेल्ट्स and comes on equator, then what will be the effect on the rotation of the earth? Its time period of rotation will be क्या, टाइम पीरियड के बारे में पूछा कि बताओ कि क्या होगा। तो देखो जरा पृथ्वी के बारे में, जब भी ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर की बात करता है ना तो हमें थोड़ा एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है बेटा। देखो इन रियलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट इन रियलिटी, इसको लिखना जरूर क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर में भी काम करेगा। इन रियलिटी शेप ऑफ अर्थ जो है नॉट ए सॉलिड स्फीयर, नॉट ए परफेक्ट सॉलिड स्फीयर, नॉट ए परफेक्ट सॉलिड स्फीयर, ऐसा नहीं होता है इन रियलिटी में। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी कैसा होगा, तो बोलते हैं कि पृथ्वी ऐसा एकदम परफेक्ट स्फीयर, स्फेरिकल इन शेप होगा। तो परफेक्ट स्फेरिकल इन शेप, तो बोलते हैं देखो ये भी आर होगा ना, पता है परफेक्ट स्फीयर तो रेडियस सब जगह क्या होगा, सेम। लेकिन रियलिटी में ना शेप ऑफ अर्थ ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में कैसा होता है, अंडाकार शेप का होता है, ऐसे होता है, सच दैट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देखो जरा ये ऐसे है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ऐसे कर करके, तो ऐसा लगता है ना कि जब ऐसे पृथ्वी अगर गोल घूम रही है ना तो ये मास जो लगता है ना कि फेंकाया हुआ, देखो जरा ये फेंकाया हुआ लगता है और ऊपर से लगता है कि चपटा हो गया। ये रियल वाला डायग्राम होता है, मतलब पृथ्वी ऐसा है बेसिकली, ठीक है। वो तो हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए, सब करने के लिए सॉलिड स्फीयर ऐसा कुछ ले लेते हैं, रियलिटी ऐसा है। तो इस जगह जो ना ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है, और ये वाला जो लाइन है ना इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और ये लाइन कहलाता है इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कहला जाएगा कि भैया ये इक्वेटर है। तो जब भी पोल्स और इक्वेटर अगर सवाल में मेंशन करता हो ना तो इस डायग्राम पर हम लोग जाएंगे। और अगर अर्थ से रिलेटेड कोई सवाल हो जिसमें पोल और
इक्वेटर की बात नहीं करता हो तो अंडरस्टूड है कि भैया परफेक्ट स्फीयर की बात करेंगे और सवाल हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो क्या बोलता है, अगर कंप्लीट आइस ऑन नॉर्थ पोल पर ना जितना बर्फ है, बोलता है कंप्लीट आइस मेल्ट कर जाए, सब बर्फ पिघल जाए तो पानी बन जाएगा। बोलता है कहाँ आ जाए, एंड कम्स ऑन इक्वेटर, ये पानी जो है पिघल करके, पता है कि ऊपर रहेगा तो बर्फ ऐसे पिघला कहाँ गया, इक्वेटर पर आ जाएगा। बोलता है क्या, बताओ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रोटेशन। ठीक, तो पहला डायग्राम और दूसरा डायग्राम दोनों बनाते हैं और दोनों का एनालिसिस करते हैं, इनिशियल फाइनल। देखो पृथ्वी ऐसे, थोड़ा फ्लैट बना दो तुरंत समझ में आ जाएगा, पृथ्वी ऐसे इतना भी चपटा नहीं है लेकिन ऐसे बना दो तुरंत समझ में आ जाएगा। ये जो होता है बेटा ना, वो कहलाएगा रेडियस ऑफ द पोल और ये कहलाएगा रेडियस ऑफ द इक्वेटर। अब पता चल गया ऐसे चिपटा है ना ये, यानी रेडियस ऑफ द इक्वेटर जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन द होगा रेडियस ऑफ द पोल्स। ये सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया, ये वाला डिस्टेंस क्या है, कम। इनिशियली बर्फ सब यहाँ है, यानी कि सारे मासेस इतना डिस्टेंस पर सेंटर से क्या है, सिचुएटेड है। जब ये बर्फ पिघल करके इधर इधर आके इक्वेटर पर आ रहा है तो वही जो बर्फ है अब पानी बन करके कहाँ सिचुएटेड हो जाएगा, यहाँ इक्वेटर पर। तो पानी यहाँ आ गया है, पानी यहाँ आ गया। अब सेंटर से कितने डिस्टेंसेस पर है, RE डिस्टेंसेस पर है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन पृथ्वी का ये होता है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखो क्या है, इनिशियली डिस्टेंस क्या था, तो बोले RP जो है वो है कम, और बाद में क्या हो गया, पिघल करके जब इक्वेटर पर आया तो ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो जब भी R ज्यादा हो जाता है तो क्या इसका मतलब हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली फाइनल क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। ये मासेस ज्यादा डिस्टेंसेस पर आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, बेसिकली बढ़ गया। एक और बात, जब ये बर्फ पिघल करके ऐसे आ रहा है, ऐसे पिघल करके आ रहा है, तो क्या बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगा है क्या पृथ्वी पर, कि कोई पकड़ कर करके ऐसे ला रहा हो, आ जाओ कुछ है ऐसा नहीं। तो हमें पता है कि भाई टॉर्क जो एक्सटर्नल ऐसा कुछ है नहीं पूरा पृथ्वी पर, और इस बर्फ को अगर हम सिस्टम पूरा मान ले तो है नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया यानी I ओमेगा कांस्टेंट हो गया। और I ओमेगा कांस्टेंट का मतलब कि बाद में देखो क्या हुआ है, रेडियस बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हमसे एंगुलर स्पीड पूछता तो हम क्या करते हैं कि इट विल डिक्रीज, लेकिन हमसे पूछा है क्या, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो बोले कि भाई ओमेगा बराबर होता क्या है, 2π/T। ओमेगा गया घट, यानी कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इनिशियली अभी जो है पृथ्वी का क्या है, तो 24 घंटे का दिन रात होता है टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। बोला है कि अगर ऐसा होगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी अब बाद में हो सकता है कि 40 घंटे का हो, 50 घंटे का हो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ विल इंक्रीज। तो देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करता है, क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ठीक, नेक्स्ट देखो अब यहां पर क्यों ऐसा वो क्वेश्चन इंक्लूड किया, क्योंकि देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो भयानक कंफ्यूजन हो सकता है। देखो जरा क्या, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू विदाउट चेंज इन इट्स मास, व्हाट विल बी द न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे। क्या बोल रहा है भाई, इसमें कहीं भी अर्थ के इक्वेटर या पोल्स के बारे में जिक्र नहीं किया है। तो जब भी नहीं जिक्र करता है तो हम ओरिजिनल जो रियलिटी में शेप ऑफ द अर्थ हम उसकी बात नहीं करते हैं, आइडियल बात करते हैं कि लेट द अर्थ शेप बी ए परफेक्ट क्या, सॉलिड स्फीयर। अब देखो ये जरूरी था बताना कि जब पोल ये सब मेंशन करता तो वो डायग्राम हम कंसीडर करते हैं। जब कुछ नहीं मेंशन किया था तो अच्छा परफेक्ट सॉलिड स्फीयर लेते हैं, नहीं तो क्या है, इसको हम ऐसे बना दिए, उसको ऐसे बना दिए, पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसमें आंसर आप लिए, इसमें आप नहीं लिए। भाई कभी आप ले लेते हो, कभी नहीं ले लेते हो, कैसे पता चलेगा। तो वो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। ठीक, तो हियर नो मेंशन अबाउट, मैं लिख देता हूं, पता क्या, हियर नो मेंशन अबाउट क्या है, देखो जरा, पोल्स और इक्वेटर, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। सो टेक शेप ऑफ अर्थ एज परफेक्ट सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर में देखेंगे
तो ये देख लो जरा, तो परफेक्ट सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। तो ठीक क्या बोलता है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, बोलता है कि इनिशियली जो है पृथ्वी का जो रेडियस है कितना है, लेट इट बी r1 है, कितना है r1, और ये यहाँ कुछ इनिशियल एंगुलर स्पीड से गोल गोल घूम रही है पृथ्वी। अच्छा, बोलता है कि रेडियस हाफ हो जाता है विथआउट चेंज इन इट्स मास, यानी कि जितना मास पहले है ना पृथ्वी का, बाद में भी मास रिमेन सेम। तो भैया मास तो सेम है, लेकिन ये रेडियस जो है ना ये हो गया पता है कितना, हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, यानी जस्ट इसका हाफ हो गया, यानी कितना हो गया, हाफ r1 हो गया। तो बोलता व्हाट विल बी द न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे, तो बोले कि अभी मेरा जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ पृथ्वी है वो कितना होता है, 24 घंटे का दिन रात होता है। बोलता कि बाद में बताओ कि टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ द डे 24 घंटे का ही दिन रात होगा कि बाद में, कि मतलब ज़्यादा कम होगा। अच्छा, इस सवाल को हम बनाएं कैसे, बहुत हाईलाइटेड सवाल है। तो बेटा बस ये देखो जरा, लैंग्वेज को कैच करना। पृथ्वी का जो रेडियस है क्या हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है, यानी कि श्रिंक कर जाता है या कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ है कि बाहर से कोई एक्सटर्नल आया, पृथ्वी को ऐसे कस के दबा दिया गया चारों तरफ से और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, ऐसा कहीं कुछ मेंशन रहता है क्या? नहीं। तो एक्सटर्नल कुछ मेंशन है ही नहीं कि भैया वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कैसे, अपने आप हो गया। ये जो अपने आप वर्ड है ना, इसका मतलब है कि बाहर से कोई नहीं आया है ना, कोई टॉर्क बाहर से नहीं लगा है, ठीक है, कोई नहीं लगा है बाहर से। तो भैया नहीं आया तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, कंजर्व यानी कि कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट का मतलब है क्या कि I1 ओमेगा 1 जो होगा वही हो जाएगा I2 ओमेगा 2। इनिशियल क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लो, ओमेगा, तो हमें टाइम पीरियड की बात किया है तो यहाँ पर टाइम पीरियड रख देंगे। सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, लेकिन एनी एक्सिस जब बोला कौन से एक्सिस की बात करें भैया, रोटेट कौन से एक्सिस हो रहा है वो सोचो, रोटेट हो रहा है इस एक्सिस से, ये है क्या, डायमीटर, क्या है, डायमीटर। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है परफेक्ट सॉलिड स्फीयर का, तो 2/5 mr²। जानते हैं हम लोग रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला लेक्चर पढ़ाएं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट द एक्सिस, ये वाला, या तो इसको ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोलो या फिर डायमीटर भी इसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, डायमीटर, या फिर ऐसा बोलो अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तीनों वर्ड चलेगा, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास, या फिर डायमीटर सॉलिड स्फीयर के लिए, सब यही है। उसके अबाउट 2/5 mr², ठीक चलेगा। तो ये हो गया कितना, 2/5 mr², ठीक है। तो बस यहां पर लिखना चालू कर देते हैं। देखो क्या होगा, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है भाई, तो 2/5 mr², तो ये r1² कर देंगे। मास दोनों का सेम है, ओमेगा होता है कितना, 2π/t, तो ये T1 हो गया, ठीक है। I2 तो ये हो जाएगा 2/5 mr², I इंटू ओमेगा कितना, तो बोलेंगे 2π/t यानी कि T2। ये जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन 24 घंटा बेटा समझ में आता है क्या, मेरे दिल के अंदर कर रहा है कि मैं कुछ बोल दूं इसके बारे में। देखो पृथ्वी ऐसे है ना, यहां पर हम है, मान लो ये एक पूरा कंप्लीट रोटेशन करती है पृथ्वी, कंप्लीट रोटेशन 24 घंटे में, और यही कंप्लीट रोटेशन जो 24 घंटा होता है उसी में 12 घंटा दिन 12 घंटा रात होता है। यानी दिन और रात जो होता है ना, यह पृथ्वी के रोटेशन की वजह से होता है। और सूर्य भगवान के चारों ओर पृथ्वी जो रिवॉल्व करके आती है वो 365 दिन में होता है। उसके वजह से 4 मौसम है ना, रिमझिम है ना, बारिश का भी मौसम आता है, अच्छे अच्छे मौसम, गर्मी ठंडा सब आता है, तो वो है, ठीक। तो ये है, तो इनिशियली क्या है भाई, टाइम पीरियड 24 घंटे, बाद में बताओ कि क्या। तो देखो काट छाट कर ली तो बहुत आसान हो गया, 2/5 m चला गया, 2π चला गया, r1² यहाँ है बटे T1, यहाँ पर हो जाएगा r2² बटे कितना हो जाएगा T2, हमें T2 चाहिए, तो T2 बराबर कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, T2 इधर T1 इधर, तो T1 r2² बटे क्या हो जाएगा r1², T2 इधर आ गया, T1 मल्टीप्लाई T1 r2² डिवाइड बाई इतना, रख दो इसके अंदर, कैलकुलेट कर लो। T1 24 घंटे, R2 कितना है, तो ये है हाफ टाइम्स R1 हो चुका है, डिवाइडेड बाई r1², यह आ जाएगा 24 इंटू, ध्यान से देखना ऊपर क्या आएगा बेटा, 1/4, तो 1/4 तो हो गया, ऊपर r1², नीचे r1², ये दोनों कैंसल आउट, 4 छक 24, यानी कि जो नया टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ पृथ्वी ये होगा कितना, 6 घंटे का दिन होगा।
कितने का होगा? 6 घंटे का दिन रात होगा। अरे यार, एक लेक्चर रिकॉर्ड करने में 10, 12, 15 घंटे भी लग जाते हैं। पूरा आप लोग के लिए क्वेश्चंस अरेंज करो, फिर पीपीटी बनाओ, फिर पीपीटी बना करके ये बनाए वो बनाए, फिर कहीं कुछ डायग्राम वैग्राम बनाना तो वो बनाओ, ये सब करो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर अपलोड करो, फिर थंबनेल बनाओ। मतलब पूरा प्रोसेस 24 घंटा भी लग जाता है लेक्चर्स को करते करते। तो सोचो कि अगर ये 6 घंटा का दिन रात होगा तो मैं कब लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, कब क्या करूंगा। तो बहुत टिपिकल टास्क है। कितने का होता है दिन रात? 6 घंटे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि भैया ऐसा कुछ हो, है ना। अर्थ श्रिंक या कॉन्ट्रैक्ट ना करें, बहुत नुकसान है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आहा, क्या सवाल है ये बेटा। जो सवाल है ना, ये आईआईटी में पूछा गया, नीट में पूछा गया, और ये जेईई मेंस जो है ना आजकल बहुत शिफ्ट में होता है ना। तो पता है जब भी जेईई मेंस आता है तो समझ लो ये मेनी टाइम्स पूछा गया, ये 1-2 बार नहीं है, बहुत बार सवाल पूछा गया, हर जगह पूछा गया। ठीक, देखते हैं सेम एकदम लैंग्वेज सेम, कट कॉपी पेस्ट, पहले यहाँ आया फिर सब जगह पर लाइन बाय लाइन छापा जाता है। क्या है? A thin circular ring of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis vertical to its plane। एक thin circular ring है, एक रिंग है, अबाउट कैसे रोटेट करे देखो जरा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ऐसे ऐसे, दिस इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हो गया ये वाला, ठीक है। अबाउट एनी वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एक्चुअली होना चाहिए, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रिंग पूरा ऐसे से कर करके क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है चारों तरफ। क्या क्या दे के रखा है रिंग का? मास है m, रेडियस है r, ये रेडियस कितना है r। उसके बाद बोलता है क्या, देखो जरा, रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इफ टू ऑब्जेक्ट्स each of mass small m be attached gently to the opposite ends of a diameter of the ring। इस रिंग के डायमीटर के ऑपोजिट एंड्स पर दो छोटे छोटे मास को जेंटली रखा जाता है। ये जो वर्ड है ना बेटा जेंटली, जेंटली का मतलब क्या होता है बताता हूं, एक सेकेंड। देखो ये डायमीटर, ये रिंग हो गया, रिंग का ये डायमीटर हो गया, डायमीटर के एंड्स पर यानी यहां रख दिया गया एक मास और एक मास यहां रख दिया गया, ठीक। बोलता है द रिंग विल देन रोटेट विथ एन एंगुलर वेलोसिटी, क्या? तो शुरुआती जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बोलता कि फाइनल बताओ कि कितना से रोटेट करेगा ये, ठीक। ये जो वर्ड जेंटली बोलता है ना, जेंटली का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज, जैसे एक रिंग ही है, समझ लो फिलहाल ये रिंग ही है, और क्या रिंग डिस्क सब यही है, एक रिंग ऐसे ये रोटेट कर रहा है इतना से, ठीक, बहुत अच्छा। बोलता है रोटेट करते करते ना दो मास को हम लोग जेंटली रखते हैं। देखो अगर जेंटली का मतलब होता है ना प्यार से, क्या होता है? प्यार से। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम चलता ही प्यार से, क्यों एकदम इतना धीरे से ला करके मास को एंड पर रखे ना, सच दैट भाई कोई फोर्सफुली है नहीं कि एकदम ऐसे ले जाके रख दिए। देख लो जरा क्या हुआ हाल, अगर ऐसे ले जाके रखते हैं क्या होगा, पलट जाएगा, टॉर्क लग जाएगा। तो इधर भी लगा देंगे तो इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, नेट टॉर्क कुछ ना कुछ आएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आना चाहिए, इसलिए जेंटली वर्ड यूज करता है। तो अगर जेंटली रख देंगे तो क्या होगा, समझो नेट एक्सटर्नल टॉर्क आया ही नहीं। अगर आया ही नहीं एक्सटर्नल टॉर्क तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। समझ में आ रहा है ना कैसे है सवाल, बस यही है। तो बोले कि भाई नेट एक्सटर्नल टॉर्क आया नहीं, वो जेंटली वर्ड के वजह से। अगर बोलता ना फोर्सफुली रख दिया गया, मारे धड़ाक से, भैया इधर रोटे, धड़ाक से तो रोटे, फिर गड़बड़ हो जाता कहाँ। तो नेट टॉर्क क्या है, देखो कोई भी पॉइंट के अबाउट, यहाँ इस पॉइंट के अबाउट इधर मास रखे हैं लेकिन जेंटली रखे हैं भैया, है ना, तो कोई फोर्स ऐसा लगा नहीं, तो ये इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, 0, क्योंकि आर डिस्टेंस पर जो एफ लगने वाला तो भैया वो लगा नहीं, ठीक। तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क हो गया 0, टॉर्क 0, तो यहाँ से कोई भी एक्सिस पास करेगा तो उसके बाद एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। तो यहाँ से ये एक्सिस पास करे, इसके बाद एंगुलर मोमेंटम क्या कर देंगे, कंजर्व कर देंगे, एकदम सिंपल। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये क्या हो जाएगा, कंजर्व, यानी कि कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब I1 ओमेगा 1 जितना पहले था, बाद में क्या हो जाएगा I2 ओमेगा 2। इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या है मेरा, ये है मेरा रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। आंसर कितना होता है, mr², तो mr² हो गया। एंगुलर मोमेंटम ओमेगा है, ओमेगा हो गया। बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट दिस एक्सिस, तो बोले भाई एक तो रिंग रोटेट कर रहा है, रिंग का mr² होता है ना, जानते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या, रिंग का mr²। लेकिन सिंस एक पॉइंट मास p है, वो कितना डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, तो बोले r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो mr² हो जाएगा। एक और मास है, पॉइंट मास सिचुएटेड r डिस्टेंस पर, तो इसका भी हो जाएगा mr², ठीक।
तो लिखेंगे कैसे, बोले एक तो कैपिटल एम भैया रिंग है, रिंग का अपना खुद होगा mr² प्लस पॉइंट मास है वो r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, एक और पॉइंट मास है वो r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कंप्लीट, और वो कितना से रोटेट करेगा हमें नहीं पता, ओमेगा एफ। एकदम सिंपल है, बस सिर्फ देख लो कि नेट टॉर्क लगा के एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिए। तो mr² ओमेगा, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, r² कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस m कितना हो जाएगा 2m इंटू ओमेगा फाइनल, r² चला गया तो कैपिटल M ओमेगा डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा m प्लस कितना 2m, यही हो जाएगा फाइनल एंगुलर स्पीड m ओमेगा, जिसमें कि m कैपिटल है, कैपिटल M ओमेगा डिवाइडेड बाई m प्लस 2m, m प्लस 2m किधर नीचे देखो ये वाला है ना, m ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा प्लस कितना है, मतलब m प्लस 2m, ठीक। तो इस तरीके से भी सवाल देखो एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं। कभी कभी ऐसा ये भी सवाल पूछा गया कि 2 पॉइंट मास को नहीं अटैच किया गया एंड्स पर, 4 को अटैच कर दिया गया, 2 इधर 2 इधर, क्या फर्क पड़ता है, 50 से अटैच कर दो, mr² प्लस mr² प्लस mr² करते चले जाएंगे, 50 टाइम्स 50 mr², हो गया खत्म। वो भी सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार देखो आईटी में पूछा है, नीट में यही सवाल 2 बार पूछ चुका है, 2 टाइम्स, और अगर जेईई मेंस की अगर बात करूं तो ये सवाल 7 से 8 बार तो मैंने खुद काउंट किया है, 7 से 9 बार कम से कम ये पूछा हुआ है। तो समझ लो कि सवाल का इंपॉर्टेंस क्या होगा, है ना। सॉल्विंग कैलकुलेशन बहुत आसान, बस समझने का फेर है। ठीक, देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी एक सर्कुलर डिस्क है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 देके रखा है। ठीक है, तो एक सर्कुलर डिस्क हो गया, ये रोटेट कर रहा है, देखो कौन से एक्सिस के अबाउट बोला भी है, अबाउट इट्स सिमेट्रिक एक्सिस विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा 1, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है कितना से, ओमेगा 1 से। ठीक, अच्छा, अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 इज ड्रॉप्ड कोएक्सियली ऑनटू द रोटेटिंग डिस्क, यानी कि ये जो डिस्क रोटेट कर रहा था, ये जो डिस्क रोटेट कर रहा था, इसी के ऊपर क्या करता है, एक सेकंड डिस्क ले जाकर रख देता है ना, कोएक्सियली यानी सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी के ऊपर। तो नीचे वाला जो डिस्क है वो तो पहले से रोटेट कर रहा था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I2। बोलता क्या है बेटा, देखो जरा, इनिशियली द सेकंड डिस्क है 0 एंगुलर स्पीड, यानी शुरू में ऊपर से जो डिस्क हमने रखा वो रोटेट नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसके ऊपर रख दिए हमने, इवेंचुअली बोथ द डिस्क रोटेट विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड कितना, ओमेगा 2, यानी बाद में थोड़ा देर के बाद क्या होता है, दोनों ना सेम कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूमने लगा गोल गोल। तो वो पूछता है हमसे क्या, द एनर्जी लॉस्ट बाय द इनिशियली रोटेटिंग डिस्क टू फ्रिक्शन इज क्या, यानी कि फ्रिक्शन में बताओ कि कितना एनर्जी टोटल लॉस हो गया है, ये हमें निकालना है। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये डिस्क जो है ना रोटेट कर रहा था एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 से, इसके ऊपर जब दूसरा डिस्क हम रखे वो रेस्ट में था, तो भैया इन दोनों के बीच ना ऐसा क्या हो गया कि सच दैट ऊपर वाला डिस्क जो है वो भी साथ साथ इसके घूमने लगा, ऐसे लगता है जैसे दोनों चिपक करके घूमने लगा। ऐसा हुआ कैसे, वो मैकेनिज्म समझ जाएंगे ना, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो जरा मैकेनिज्म समझो। एक डिस्क पहले ये इसके ऊपर रख रहे हैं, ये है मान लो डिस्क नंबर A, ये है डिस्क नंबर B, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, और ये पहले क्या था, इनिशियली था रेस्ट में, इसके ऊपर है। बच्चों मैं ब्लॉक से समझाता हूँ, देखो एक ब्लॉक है मेरे पास A और इसके ऊपर रख देता हूँ ब्लॉक B, नीचे वाला घूम रहा था ओमेगा 1 से, यानी चल रहा है, तो नीचे वाला ब्लॉक जो है ना चल रहा है, लेट इट बी v वेलोसिटी से। अगर यहाँ पर नो फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, नो फ्रिक्शन, तब पता है क्या होगा, तो नो फ्रिक्शन का मतलब पता है कैसा होता है, एक शीशा का सरफेस हो दोनों का, ठीक, और साबुन सर्फ तेल लगा हुआ हो, अब इतना भयानक स्लिपरी सरफेस होगा, समझ लो फ्रिक्शनलेस। तो पता है ये जैसी भी वेलोसिटी से ऐसे जाएगा ना, ये चुपचाप रेस्ट में था ना, आराम से ये गिर जाएगा, यानी ये थोड़ा सा भी मोशन में नहीं आएगा। लेकिन हमको यहाँ क्या बोल रहा है कि ऊपर रेस्ट में था पहले, थोड़ा देर के बाद दोनों साथ में चलने लगता है, इसका मतलब है ये भी चलने लगे, कब चलेगा, तो बोले भैया फ्रिक्शन तो होना पड़ेगा। देखो
ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स जो पढ़ाए हैं, अगर वो पढ़ा हुआ होगा ना तो बहुत अच्छे से भी क्लियर और अच्छे से होगा। देखो ये भी वेलोसिटी से आगे जा रहा है और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ये रफ सरफेस है। क्या ये रफ सरफेस है, यानी फ्रिक्शन है इसमें। तो देखो क्या है, जैसे ये आगे घसकेगा ना, जैसे ये आगे घसकेगा, ये ब्लॉक क्या करेगा, रेस्ट में था, ये धड़ाक से इसका पैर पीछे की ओर खींच देगा, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं चाहता आप आगे बढ़ो, सिर्फ आपके पेरेंट्स और टीचर के अलावा क्योंकि वही दोनों को खुशी होता है जब आप आगे बढ़ते हो। ये बेचारा रेस्ट में था, कुछ नहीं कर रहा था, ये आगे बढ़ा, इसको जलन हुआ, ये इसका पैर खींच दिया धड़ाक से पीछे। अब ये बोलता है कि भाई तुमने मेरे को क्यों मारा, मैं तुमको भी मारूंगा, तो ये उसको धड़ाक से अपोजिट डायरेक्शन में मार देता है, फोर्स लगा दिया। यही हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ तुमने मेरे को मारा, मैंने तेरे को मारा, खत्म। तो पता चल गया कि इस पर फ्रिक्शन किधर, इस पर फ्रिक्शन किधर। अब देखो ये जा रहा था आगे, इस पर फ्रिक्शन लगा पीछे, तो होगा क्या, ये स्लो डाउन होना चालू हो जाए, है ना, स्लो होना चालू हो जाएगा। और उस पर फोर्स आगे की ओर लग गया तो भैया ये स्पीड अप होना चालू हो जाएगा। तो एक का स्पीड बढ़ रहा, तो मान लो 0 से बढ़ रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 बढ़ रहा है इसका स्पीड, और इसका स्पीड 100 था, इसका कम हो रहा है। तो भैया एक का 0 रेस्ट में था, एक का ज़्यादा स्पीड, एक का कम हो रहा है, एक का बढ़ रहा, होते एक समय तो आएगा, लेट दोनों का 60 हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जिस समय 7 हो जाएगा तो दोनों कांस्टेंट स्पीड से चलने लगेगा। सेम चीज़ यहाँ हो रहा है, नीचे वाला के ऊपर रेस्ट में है, तो भैया क्या होगा, रगड़ाएगा तो वो इस पर फ्रिक्शन लगा देगा पीछे, ये उस पर फ्रिक्शन लगा देगा किधर, आगे की ओर, सच दैट ऊपर वाला का स्पीड बढ़ना चालू, नीचे वाला का स्लो होना चालू। एक टाइम आएगा जब दोनों कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 से गोल गोल घूमना चालू कर देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम जड़ मजबूत कि क्यों ऐसा होगा, कहाँ एनर्जी लॉस होगा फ्रिक्शन में। अब समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर रगड़ाहट हो रहा है ना, ऊपर वाला ऐसे रगड़ा रहा तो एनर्जी लॉस होगा, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट। वही हमें बोला कि कितना एनर्जी लॉस होगा। चलो अब निकाल लेते हैं। अब देखो अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, आर डिस्टेंस पर मान लो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है और नीचे वाले पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ठीक है, चलेगा। ये दोनों जो डिस्क है ना, अगर हम एक सिस्टम मान ले पूरा, तो क्या इस सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स या टॉर्क कुछ लग रहा है क्या, सोचो, बाहर से नहीं भाई, वो दोनों रखा हुआ है एक दूसरे के मोशन में, वो उस पर फ्रिक्शन लगा रहा है, वो उस पर फ्रिक्शन लगा रहा है, ठीक है। ये अंदर घर के कहानी की बात, मतलब घर के अंदर की कहानी की बात है, बाहर से थोड़ी ना कोई कुछ आया। सिंस बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगा है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक। ये अंदर की कहानी तो उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे ही नहीं, बोलेंगे सिंस टॉर्क एक्सटर्नल क्या है, 0, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, कंजर्व, यानी कि कांस्टेंट। तो कितना होगा, कैसे लगाएंगे, तो बोले इनिशियल क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, मतलब इनिशियल आई ओमेगा विल बी इक्वल टू आई ओमेगा। तो इनिशियल इज इक्वल टू क्या है, फाइनल पूरे सिस्टम का। तो शुरुआती देखो क्या है, शुरुआती कितना डिस्क था, सिर्फ एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना से घूम रहा था, ओमेगा 1 से। बाद में क्या हुआ, बाद में दोनों चिपक करके घूमने लगा, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 दोनों, और कितना से घूमने लगा, ओमेगा 2 से। यहाँ से हमें पता चलता है कि ओमेगा 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब एनर्जी लॉस की बात करेगा। एनर्जी लॉस क्या होगा, तो बोले भाई शुरू में बहुत ज़्यादा स्पीड से घूम रहा था, बाद में स्पीड गारंटीड क्या हो जाएगा, ओवरऑल कम, तो यानी काइनेटिक एनर्जी घट गया। वही जितना घटेगा ना, मान लो शुरू में काइनेटिक एनर्जी देखे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना है, 100 जूल, बाद में मान लो 70 जूल आया, यही जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ ना, दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट और फ्रिक्शन की वजह से। यानी कि हमसे जो पूछ रहा ना कि लॉस इन एनर्जी क्या होगा, लॉस इन एनर्जी वो बेसिकली हो जाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है पूरा सिस्टम का, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, तो इनिशियल माइनस क्या कर दो, फाइनल। क्योंकि पता है लॉस का मतलब हमेशा हम लोग करते हैं क्या, इनिशियल माइनस फाइनल। मेरे पास इनिशियली 10 रुपया है, बाद में मेरे पास 2 रुपया है, इसका मतलब लॉस कितना हो गया, 8 रुपया का लॉस हो गया, तो 10 माइनस 2 है ना, इनिशियल माइनस फाइनल करके निकालते हैं, ठीक। तो इनिशियली कितना काइनेटिक एनर्जी है, बोले एक डिस्क है, तो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रख दिए, माइनस फाइनली क्या है, तो बोले फाइनली दोनों चिपक कर करके एक साथ चल रहा है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम हो जाएगा कितना, I1 प्लस I2, कितना से घूम रहा है, ओमेगा 2 का होल स्क्वायर से घूम रहा है, ओमेगा 2 से, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। ओमेगा 2 क्या है, ये इसका वैल्यू उठा करके वहाँ रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, बस एकदम एज सिंपल एज दैट है, कुछ नहीं। तो हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ I1 प्लस I2
ओमेगा 2 क्या है भाई, यह I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 टोटल का होल स्क्वायर। लिखते जाता हूँ, है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो यहाँ पर I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर I1 प्लस I2, तो एक कट जाएगा I1 प्लस I2, तो एक बचेगा नीचे, यानी ये आ रहा है हाफ ऊपर I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई एक बचेगा नीचे कितना I1 प्लस I2, एक ये कट जाएगा, ठीक है। हेंस कॉमन यहाँ से कुछ कुछ लो, हाफ हाफ ले सकते हैं, एक I1 कॉमन ले सकते हैं और ओमेगा 1 ले सकते का स्क्वायर बाहर, तो ये हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर दोनों जगह कॉमन ले लो बाहर, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1 माइनस, ध्यान से देखना क्या बच रहा है, हाफ गया बाहर, एक I1 गया बाहर, तो एक I1 ऊपर बचा, ओमेगा 1 स्क्वायर पूरे बाहर हो गया तो पूरे चला गया, नीचे क्या बच रहा है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, तो ये आ रहा है हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, ठीक, एलसीएम आ जाएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 एलसीएम आ गया, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 और माइनस हो जाएगा I1, हेंस प्लस माइनस कैंसल आउट, तो देखो क्या प्यारा सा आंसर आ रहा है। ये I2 अकेला बचेगा तो ये लिख देते हैं I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर न्यूमरेटर में, और नीचे है I1 प्लस I2, यही हो गया लॉस इन एनर्जी। तो इसका ना मैं बोलूँगा आंसर वांसर सब याद करके रखो बेटा, एकदम जेईई मेंस IIT हर जगह पर सीधे छापते रहता है, जैसे I1 I2 डिवाइड बाई I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो देखते हैं कि कौन सा आंसर सही आएगा, लिख लो इसको, ठीक है, हाफ I1 I2 डिवाइड बाई I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर। तो हाफ I1 I2 कहाँ है, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, हाफ I1 I2 डिवाइड बाई I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर। एकदम क्लियर हो गया होगा ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, हाँ यहाँ से ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया से इसको समझना कि क्या है। देखो, ए पर्सन ऑफ मास m स्टैंड्स एट द एज ऑफ ए सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियस r। एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है हमारे पास, इसके एज पर क्या है, जिसका रेडियस r है, एज पर क्या है, एक आदमी खड़ा है, लेट उसका मास क्या ले लेते हैं, लेट इट बी m। अच्छा दे के रखा है पर्सन ऑफ मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज i। यानी सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना देकर रखा i, विच इज एट रेस्ट इनिशियली, यानी इनिशियली ये घूम नहीं रहा है तो एंगुलर स्पीड जो होगा इनिशियली कितना हो गया 0। अब बोलता है नाउ द पर्सन जंप्स ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब आदमी क्या करता है, उसको बैठे बैठे मन नहीं लग रहा, कूद जाता है तो जंप्स ऑफ कैसे, द प्लेटफॉर्म टेंजेंशियली विथ वेलोसिटी v विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी क्या दे के रखा है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, ठीक, यही कॉन्सेप्ट समझना है हम लोग को। तो व्हाट इज v, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी इसको लिखते हैं हम लोग कैसे हैं बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख देते हैं, ठीक। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म। बोलता है कि जब ये आदमी कूद जाएगा यानी जंप कर जाएगा ना, तो एंगुलर वेलोसिटी कुछ होगा क्या प्लेटफॉर्म का, अगर होगा तो बताओ कि क्या होगा, ठीक। इसमें ना कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये होता क्या है, ये होता है वी ए माइनस वी बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ये वाला। मान लो एक ट्रेन ए है इधर ना, मान लो ये 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये एक ट्रेन बी है इधर 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। जब हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो विथ रेस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है कि हम बैठ गए बी में, देख रहे हैं किसको, ए को। तो लिखना कैसे भैया, रिलेटिव वेलोसिटी लिख रहे हो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं कैसे, मैंने सिखाया था कि ब्रैकेट ऐसे दे दो, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, तो भाई साइन कन्वेंशन के साथ लिखो। अगर राइट साइड जा रहा है तो इसका प्लस नाम दे दिए, लेफ्ट साइड को माइनस दे दिए, या कभी अगर ऊपर है तो प्लस तो नीचे क्या कर दोगे, माइनस, ठीक। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए जो लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये कुछ नहीं लिखा हुआ का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ नहीं लिखा हुआ का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से हम देख रहे हैं। तो ट्रेन ए का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10, राइट साइड जा रहा है तो प्लस 10 लिखेंगे। बी का देख रहे हैं ग्राउंड से तो कितना है, पीछे की ओर जा रहा है तो -2, यानी ये कितना आंसर आ जाएगा,
10 + 2 कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम लोग निकालते हैं और आंसर कितना आया प्लस ऐसे। यानी कि यहाँ पर बैठ करके ट्रेन ए को देखोगे तो आपको नजर आएगा 12 से प्लस का मतलब किधर होता है आगे की ओर ही जाते हुए, ज़्यादा स्पीड से नजर आता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पता है, ठीक है। अब यही चीज़ देखो क्या है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ मैन जो दिया है ना कि आदमी जो कूदेगा जो वेलोसिटी से है वो वेलोसिटी v है और वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ मैं, नोट पॉइंट की कि ऑलवेज अप्लाई, यही चीज़ सीखना है यहाँ पर, ऑलवेज अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम COAM विथ रेस्पेक्ट टू पता है क्या ग्राउंड, हमेशा। और ये जो होता है बेस्ट मेथड होता है, हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लगाओ। नेवर अप्लाई COM इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम में कभी मत लगाओ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाओ, या सिंपल बोलो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लगाओ, क्योंकि ग्राउंड को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो सिंस आदमी का जो वेलोसिटी है वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दिया है तो कोई बात नहीं, तो यहां पर तो कोई टेंशन ही नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लगाएंगे। अब एक चीज सीख लो कि ये है एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म, मान लो क्या है एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म, एक किनारे में एक आदमी खड़ा है यहाँ, ठीक है। बोलता है कि ये जो है ना ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, किधर करेगा अभी तो हमें नहीं पता, इनिशियली रेस्ट में आदमी यहाँ है। बोलता है प्लेटफॉर्म से वो टेंजेंशियली जो है ना जंप कर जाता है, ऐसे टेंजेंशियली इस तरह से। बेटा सोचो कोई भी प्लेटफॉर्म में अगर आदमी तभी जंप कर पाएगा ना जब यहाँ पर फ्रिक्शन होगा। अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस होगा ना आदमी जंप कर ही नहीं सकता है। कैसे? साबुन सर्फ इस पर लगा दो, तेल लगा दो, पूरा पानी वानी लगा दो, एक आदमी को बोलो यहाँ से कूदने के लिए। भाई कूदते हम लोग कैसे हैं? तो जब हम लोग जंप करने को होते हैं ना, तो देखो मान लो इस सरफेस से जंप करना चाहेंगे तो कैसे करते हैं? मेरा पैर जो होता है इसको प्रेस करता है जमीन को पीछे की ओर। अब अगर यहाँ साबुन सर्फ तेल लगा रहेगा तो पीछे प्रेस करेंगे तो कोई पीछे सपोर्ट देने वाला है ही नहीं, धड़ाम से हम गिर जाएंगे तो हम यहीं गिरते रहेंगे, हम जंप कर ही नहीं सकते। यानी जंप करने के लिए इसको रफ होना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे होता है देखो जरा, यहां आदमी है आगे जंप करना चाह रहा है तो ये ऐसे करके पैर उठाएगा, इसको प्रेस करेगा सरफेस को किधर, इधर। तो पीछे की ओर जैसे दबाएगा ना तो ये सरफेस उसको एक फ्रिक्शनल फोर्स देगा आगे की ओर, और वही फोर्स हेल्प करेगा उस आदमी को आगे जंप करने में। तो फ्रिक्शन ऐसा नहीं है कि हमेशा अपोज करता है। भाई जंपिंग हो, मतलब जंपिंग हो या वॉकिंग हो या रस्सी पकड़ के चढ़ना हो, ये सब में फ्रिक्शन हेल्प्स। क्या करता है? फ्रिक्शन हेल्प करता है हमें। तो आदमी कूद गया आगे की ओर, फ्रिक्शन लगा किधर? आगे। अब फ्रिक्शन आगे लगा आदमी पर, तो आदमी प्लेटफॉर्म पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा? पीछे की ओर। अभी जस्ट बताया कि इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। आदमी पर लगा, ऊपर लगा आगे, तो भैया प्लेटफॉर्म पर लगेगा पीछे। तो सोचो कि क्या ये प्लेटफॉर्म पहले रेस्ट में था, एक्स यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट आर डिस्टेंस पर फ्रिक्शन लगा प्लेटफॉर्म पर पीछे की ओर, पीछे की ओर। तो आर क्रॉस एफ रोटेशन किधर होने लगेगा? इधर इधर इधर। किधर होने लगेगा? इधर घूमने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा। देखो जरा, ये है आर और ये है आर क्रॉस एफ करो, और एफ एफ ऐसे, यानी इस साइड रोटेट करना चालू कर देगा। तो आदमी कूदेगा आगे की ओर, यानी इधर इधर, भैया घूमेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म। और वो क्या, सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें दिख रहा है। तो आदमी का भी स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिख रहा है, तो इसका भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो कोई टेंशन नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दो। क्योंकि जब आदमी यहां से कूद गया ना, उसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा नहीं, यानी बोलो एक्सटर्नल कोई टॉर्क लगा नहीं कि आदमी को पकड़ करके कोई इधर उधर कुछ किया हो। तो भाई जब एक्सटर्नल टॉर्क है ही नहीं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो, खत्म। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है भाई, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। तो बोलेंगे ये तो इनिशियल था, फाइनली क्या हो रहा है कि है ये ऐसे डायग्राम, आर डिस्टेंस पर यह है आदमी, ठीक है। तो आदमी भी वेलोसिटी से गया, तो ये कैसा दे के रखा है? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसा? ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो आदमी कूदा उधर, तो आदमी पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? हमने देखा कि आगे की ओर ही लगेगा। तो प्लेटफॉर्म पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर। तो देखो गौर करके, ये आर वेक्टर अगर ऐसे कर दो, दिस इज आर क्रॉस एफ है ना, तो ये प्लेटफॉर्म रोटेट करना चालू कर देगा किधर? इधर की ओर, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। तो बस क्या करें, ये इनिशियल है, ये इनिशियल कहानी है, और ये वाला क्या है? फाइनल कहानी है।
सिंस हम लोग बोल रहे हैं कि टॉर्क कोई एक्सटर्नल जो है वो लगा ही नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द जो सिस्टम होगा वो होगा कंजर्व्ड, यानी कि कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। देखो आदमी पर बोलोगे फ्रिक्शन उधर लगा और प्लेटफॉर्म पर फ्रिक्शन इधर लगा, देखो टॉर्क लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट आर क्रॉस है, लेकिन ये सब क्या है ना, घर के अंदर की कहानी का डिस्कशन है। आदमी और प्लेटफॉर्म सबको मान लो एक सिस्टम, वो उस पर फ्रिक्शन लगाया, इस पर फ्रिक्शन लगाया, भैया ये घर के अंदर की कहानी की बात है। जैसे बोले घर के अंदर दो आदमी हो, मैंने उसको मारा, उसने मेरे को मारा, ये घर के अंदर की कहानी की बात है। ऐसा नहीं है कि घर के अंदर दो आदमी है, उसने मेरे को मारा, मैंने उसको मारा ना, तो ये घर ही घसक करके उस कॉलोनी में चला जाएगा, नहीं। घर तभी घसकेगा जब बजरंगबली आएंगे। तो घर के अंदर की कहानी, वो उस पर फ्रिक्शन, ये इस पर फ्रिक्शन, उससे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया है, वो इंटरनल बात है। ठीक है ना? चलो, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ये होगा। शुरू में क्या था रेस्ट में, तो भैया इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम है पूरा सिस्टम का वो क्या है? जीरो। जीरो तो समझो कि फाइनल भी क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, है ना? कैसे जीरो आएगा भाई, यहां चेक करके देखें। तो देखो ये आदमी क्या है, समझो कि एक पॉइंट मास है पार्टिकल, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किधर होगा? तो बोले आर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है m, उसका वेलोसिटी v है अंदर की तरफ, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट जब निकालते हैं किसी का क्या होता है? आर क्रॉस p, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, याद करो आर क्रॉस m भी यहाँ लिखेंगे, m जाएगा इधर, आर क्रॉस क्या हो जाता है? v v v v v एंगुलर मोमेंटम। ये किसका लिख रहे हैं? मैन का एंगुलर मोमेंटम किधर होगा? देखो जरा किधर होगा मैन का एंगुलर मोमेंटम? तो दिस इज r और v है अंदर की ओर, टेंजेंशियली है ना, ठीक। r v करो जरा, r क्रॉस v, आर क्रॉस भी अंदर है, देखो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर आ रहा है? ऊपर की ओर। यानी कि जब आदमी कूदेगा ना, जंप करेगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम किधर आ रहा है? ऊपर की ओर। तो एल ऑफ मैन आ गया ऊपर, ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म इधर रोटेट करना चालू कर दिया, ये एक रिजिड बॉडी है, तो प्लेटफॉर्म के लिए कैसे लिखेंगे? तो बोले भैया एंगुलर मोमेंटम ऑफ द जो प्लेटफॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो क्या रिजिड बॉडी है ना, तो आई ओमेगा। तो हमें पता है कि देखो वेक्टर क्वांटिटी ऐसे लगाते हैं, ये किसके लिए लगाते हैं? फॉर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए लगाते हैं? फॉर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। तो प्लेटफॉर्म देखो इस तरह से सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तो ये लगेगा। तो जिधर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, उधर ही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा सेम। तो ये किधर रोटेट करा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे रोटेट करो जरा हाथ को, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो देखो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर आ रहा है? नीचे, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन किधर होगा? नीचे होगा। तो बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेटफॉर्म जो हो जाएगा वो आ जाएगा किधर? नीचे की ओर, क्योंकि ओमेगा का डायरेक्शन किधर है? नीचे। तो सोचो कि एंगुलर मोमेंटम एक का ऊपर एक का नीचे, तो ऊपर का मतलब क्या? पॉजिटिव साइन दे दो, नीचे का क्या दे दो? नेगेटिव साइन दे दो। तो देखो क्या बोले थे, सिंस इनिशियली रेस्ट में था ना, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो ना, तो फाइनली भी भैया चाहे जिधर रोटेट करो, आदमी उधर कूद गया, प्लेटफॉर्म इधर घूमने लगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, टोटल एंगुलर मोमेंटम जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है। तो शुरू रेस्ट, शुरू जीरो, बाद में भी जीरो। देखो बेटा जीरो आ रहा है, आदमी का ऊपर एंगुलर मोमेंटम आया है और जो डिस्क घूम रहा है उसका नीचे आया है। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट, आंसर विल बी जीरो, आंसर विल बी जीरो। तो ये था ना समझंती विद्या अभी तक कर रहे थे हम लोग बहुत बढ़िया से कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब है कि सॉल्व इसको करते हैं। सॉल्व कैसे करोगे? तो बोले सिस्टम का पूरा जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वही टोटल फाइनल का सिस्टम ये हो जाएगा, है ना। एंगुलर मोमेंटम इनिशियली कितना है? जीरो। फाइनली क्या होगा? तो बोले फाइनली कैसे है, ध्यान से देखो, बोले थे ना साइन कन्वेंशन के साथ लगाना है, मैन का ऊपर प्लेटफॉर्म का नीचे। तो सबसे पहले लिखना होगा तो मैन का क्या है प्लस प्लेटफॉर्म का क्या, प्लेटफॉर्म का क्या है एंगुलर मोमेंटम, यही होगा वेक्टर समेशन। लेकिन ये है अप और ये है डाउन, इसीलिए ऊपर का प्लस साइन के साथ लिखो, नीचे का माइनस साइन के साथ लिखो। तो जो भी देखो वेक्टर क्वांटिटी है, साइन के साथ लिखना पड़ेगा। तो कितना होगा? तो बोले कि मैन का होता है एम आर क्रॉस भी, ठीक है। तो ये है आर, भी है अंदर, आर और वी के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो एम वी आर साइन थीटा जो होगा यहां पर वो हो जाएगा एम वी आर साइन 90। तो क्या लिखेंगे यहाँ? एम वी आर साइन 90, ये हो गया। प्लस प्लेटफॉर्म का क्या है भाई? तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो ये है माइनस आई ओमेगा। कितना होगा? माइनस आई ओमेगा।
ठीक। और ये देखो क्या है, ये है वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड ही सब्सटीट्यूट करो। ओमेगा भी जो हम लोग देख रहे हैं हमें कैसा नजर आ रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा आप लगाइए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड ग्राउंड खत्म। कितना भी टिपिकल सवाल आ जाए कोई टेंशन नहीं। तो जो समझाता हूं बेटा उसको पर फोकस करो, समझने की कोशिश करो बस। कितना आएगा, एम वी आर साइन 91 है माइनस आई ओमेगा, तो भाई आई ओमेगा इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा एम वी आर। हेंस व्हाट इज ओमेगा, तो ये हो जाएगा एम वी आर डिवाइडेड बाई आई। तो इस स्पीड से क्या होगा, प्लेटफॉर्म घूमना चालू कर देगा। कॉन्सेप्ट मजबूत करो, कॉन्सेप्ट मजबूत करो, रटंती विद्या नहीं नहीं नहीं। एम वी आर बटे आई होगा, एम वी आर बटे आई होगा। कहाँ गया एम वी आर बटे आई, ये एम वी आर बटे आई। तो यहां देखो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो वेलोसिटी देकर रखा था कूदने के लिए, तो ठीक है सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बस इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, बोल देंगे कि अब जो वो कूदता है जंप करता है ना वी वेलोसिटी, वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, वो विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है। तब बताओ कि नया एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। ठीक, इतना ट्विस्ट करने जा रहे हैं बस। देखो थोड़ा ये गलत लिखा गया तो मैंने इसको व्हाइटनर थोड़ा यहाँ चला दिया है, देखते हैं जरा। इन द अबव प्रॉब्लम, यानी पहले वाला ही प्रॉब्लम में, इफ द पर्सन जंप्स ऑफ द प्लेटफॉर्म टेंजेंशियली विथ वेलोसिटी v रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म है भाई, तो बोलता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म बताओ क्या। कोई बात नहीं, अब तो टेंशन ही नहीं है। ये है मेरा प्लेटफॉर्म, इनिशियली क्या था, रेस्ट में था, r डिस्टेंस पर एक आदमी था m मास का। फाइनली क्या होता है, फाइनली क्या होता है, r डिस्टेंस पर जो मास m है वो v वेलोसिटी से जंप तो किया, लेकिन ये क्या है, ये विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म स्पीड देकर रखा है। बस इतना ही अंतर है, विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो हमें पता है कि जब आदमी कूदेगा ना यहां से, जैसे जंप करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पर आगे की ओर, ऊपर आदमी पर। तो प्लेटफॉर्म पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, देखो पीछे की ओर। यानी फिर से r क्रॉस f करेंगे भाई, ये घूमना चालू कर देगा, ये तो हमें समझ में आता है। ये प्लेटफॉर्म कितना ओमेगा से गोल गोल घूमना चालू कर देगा क्योंकि फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है। बस यहाँ खेल है, यहाँ को सुधारो, बिल्कुल सुधारता हूँ v को। क्या है ये v, तो v है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। यानी कैसे लिखोगे, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है ये v। ठीक, देखना जरा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, वेक्टर साइन लगाओ, ये होगा क्या, तो वी ए बी कैसे लिखे थे, वी ए माइनस वी बी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, बोले वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, सिंपल। लेकिन भाई जब ये अकेला अकेला लिख देते हैं, क्या इसका मतलब होता है ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो जब भी इसको लिखना हो कृपया करके साइन कन्वेंशन के साथ लिखें। एक गारंटीड आगे कूद गया होगा, कोई पीछे होगा, तो साइन कन्वेंशन के साथ लिखिए, ये समझ में हमें आता है। फोकस करके समझो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ठीक है भाई ग्राउंड से हम देखेंगे बेटा, है ना, कितना स्पीड से जंप किया भाई, वो तो दे के ही नहीं रखा है, वो तो विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है v। ओ, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म हमें देकर रखा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो दे के रखा है उसकी बात करते हैं। ये दे के रखा है तो जो दे के रखा है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें नहीं पता, प्लेटफॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे है, क्या इसका निकाल सकते, बिल्कुल इसका निकाल सकते। मैन किधर जंप कर गया, आगे की ओर, तो जिधर मैन जंप किया ना आगे, आगे इधर मतलब किधर, एक्चुअली ये इनटू द पेज है, टेंजेंशियली जंप किया, तो इसको ले लो पॉजिटिव डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स जो प्लेटफॉर्म पर लगा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा ना, तो ये घूमना चालू करेगा किधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम बोले आदमी का वेलोसिटी v, तो भैया प्लेटफॉर्म ऑपोजिट डायरेक्शन में जो गया, तो एंड पॉइंट पर अगर वेलोसिटी निकालना हो प्लेटफॉर्म का तो कैसे लिखोगे, तो बोले प्लेटफॉर्म ना r डिस्टेंस पर पता है कि ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो v हमें कैसे निकलेगा, तो बोले भैया v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, r ओमेगा। यानी वेलोसिटी ऑफ अगर हमें प्लेटफॉर्म लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या होगा, r ओमेगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस प्लेटफॉर्म का है r और ओमेगा से वो गोल गोल घूम रहा है, तो क्या लिखोगे, r ओमेगा। यानी प्लेटफॉर्म का अगर लिखना हो वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म तो ये हो जाएगा r ओमेगा, लेकिन वो किधर होगा, पीछे की ओर, आदमी कूद गया आगे की ओर, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है,
और ये जो प्लेटफॉर्म का जो वेलोसिटी हुआ वीपी इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये हम जमीन से ग्राउंड से हम देख रहे हैं तो प्लेटफॉर्म गोल घूमता नजर आएगा, तो ये जो हो गया ये क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्योंकि ग्राउंड से हमें दिख रहा है। तो आदमी का बस वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लो, ताकि इसका भी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाए, इसका तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही हमें नजर आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या, आदमी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म आगे कूद गया तो प्लस वी हो गया, जो दिया हुआ है सवाल में। वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो पीछे की ओर होगा, कितना, माइनस आर ओमेगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म वही दे के रखा है वी सवाल में, विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म ही है, वी आगे प्लस। तो भैया वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, लेकिन पीछे की ओर तो माइनस लगा देंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन? तो देख लो जरा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो जाएगा प्लस आर ओमेगा। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? तो ये हो जाएगा वी माइनस आर ओमेगा। कितना हो जाएगा, वी माइनस आर ओमेगा हो गया। बस कहानी खत्म, निकल गया। इतना ही टिपिकल होता है, उसके बाद तो फिर ठीक है। तो सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे वही चीज हो जाएगा। क्या है, क्योंकि उसी पर बेस्ड है, टॉर्क एक्सटर्नल 0 है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या गिवन है क्वेश्चन, देखो इन द अबव प्रॉब्लम, यानी जो उस क्वेश्चन में था बिल्कुल सेम। इनिशियल सब क्या है, रेस्ट में, तो एंगुलर मोमेंटम 0, बाद में भी इसको क्या आना पड़ेगा, रेस्ट में आना पड़ेगा। तो जैसे एंगुलर मोमेंटम पिछला सवाल में हम लोग किए थे, देखो जरा, मैन का आर क्रॉस वी, तो किधर, ऊपर, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द जो मैन हो जाएगा ऊपर, तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे, और ये ओमेगा से इधर घूमने लगा, तो देखो ओमेगा करो ऐसे रोटेशन है ना, आई ओमेगा, तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, नीचे, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेटफॉर्म किधर आ जाएगा, नीचे। दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो ये नीचे आ गया, नीचे मतलब नेगेटिव, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, बस होगा एम वी आर साइन थीटा, जैसे है एकदम सेम को। देखो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, पता क्या, हम सेम चीज लिखने जा रहा हूँ, सेम चीज। देखो इस सवाल में जो हम लोग लिखे हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल फाइनल, इनिशियली रेस्ट में 0, मैन का किधर आया ऊपर, प्लेटफॉर्म का किधर आएगा नीचे, तो इसका एम वी आर साइन 90, इसमें प्लस उसमें माइनस लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो v है हमेशा क्या बोलते हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी क्या, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही हमेशा लिखो, ये एंगुलर स्पीड भी क्या, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही हमेशा लिखो। इसीलिए हम लोग शुरू में कन्वर्ट कर लेंगे, इसी लाइन में सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूं, ठीक है, एकदम सेम, मतलब कुछ नया नहीं लगना चाहिए, कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। तो जितना इनिशियल सिस्टम का होगा एंगुलर मोमेंटम, उतना ही हो जाएगा फाइनल। तो बोले इनिशियली तो है 0, तो फाइनल जो है, एक तो आदमी कूद गया आगे की और उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, प्लेटफॉर्म घूम गया पीछे उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, ये है अप, तो ये है भाई डाउन, या फिर बोलो ये इनटू द पेज, तो एक आउट ऑफ द पेज। तो ये 0, ये क्या आएगा, तो प्लस एम वी आर साइन 90 आदमी का, लेकिन ये लिखना क्या है, तो ये लिखना है हमें विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है आदमी का, ठीक, प्लस, और ये वाला दिस इज माइनस ओमेगा, आई ओमेगा। तो देखो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आया है कितना, वी माइनस आर ओमेगा आया है, ठीक है। तो यही वाला हम लोग वैल्यू रखेंगे, मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वी माइनस आर ओमेगा। तो बेसिकली ये है मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो 0 इक्वल टू एम क्या है, वी माइनस आर ओमेगा, तो वी माइनस आर ओमेगा यहाँ आएगा, वी के जगह पर आर, साइन 90 कितना है, 1 साइन 90, माइनस आई इंटू ओमेगा, माइनस आई इंटू ओमेगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लो बेटा इसको इधर ला करके, तो ये हो जाएगा कितना, आई ओमेगा इधर विल बी इक्वल टू, यहाँ आने वाला ध्यान से देखो क्या, एम वी आर, तो ये हो जाएगा एम वी आर, ध्यान से एम वी आर माइनस एम आर आर ओमेगा, यानी एम आर स्क्वायर क्या है, ओमेगा। देख लो जरा, मल्टीप्लाई कर लो, एम आर मल्टीप्लाई हो गया तो एम आर वी, और फिर एम आर स्क्वायर ओमेगा आगे। हमें क्या चाहिए, कितना एंगुलर स्पीड से घूमेगा प्लेटफॉर्म, यानी ओमेगा चाहिए। तो भैया ओमेगा आप इधर आ जाइए एक साइड, तो ओमेगा आप इधर आ जाइए, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा विल बी इक्वल टू एम वी आर, हेंस ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आई प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी आर, हेंस व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, कितना से वो घूमेगा, तो ये आ जाएगा एम वी आर डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर। कैलकुलेशन में कोई ऐसा दम नहीं, कैलकुलेशन बहुत आसान है, मेन कॉन्सेप्ट का खेल है,
कि आप जो भी वेलोसिटी मैन का लिखते हो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखो, भैया जो भी लिखते हो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखो। शुरू में 0 था रेस्ट में, बाद में भी 0 आएगा। देखो एक का प्लस एक का माइनस है, इसलिए दोनों वैल्यू देखो क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है ना, बस खत्म। तो एम वी आर डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, एम वी आर डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर कहाँ है भाई, एम वी आर डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो बस देखो कैलकुलेशन आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ समझो इस सब चीज को बहुत अच्छे से। और जो क्वेश्चन अभी करा है ना, बस यही क्वेश्चन को बार बार पहले प्रैक्टिस करो। जब तक तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म देता है तो मेरे को करना क्या होता है। हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। चलो अब आप लोग के लिए होमवर्क, जो ये होमवर्क है इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका क्या है। तो आसान है, लैंग्वेज थोड़ा देखने में जरूर बड़ा लग रहा है, मैं पढ़ देता हूँ क्या है। A person of 80 kg mass is standing on the rim of a circular platform of mass 200 kg। एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, उसका मास 200 kg। रिम यानी कि एंड पर जो है ना, देखो क्या है, एक आदमी खड़ा है 80 kg मास का आदमी खड़ा है, बोलता है क्या, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट से रोटेट कर रहा है। द पर्सन नाउ स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब वो आदमी क्या करता है, सेंटर की तरफ चलना चालू करता है। बोलता है व्हाट विल बी द रोटेशनल स्पीड इन आरपीएम ओनली ऑफ द प्लेटफॉर्म व्हेन द पर्सन रीचेस द सेंटर। यानी कि फाइनली जो क्या बोलता है, ये आदमी ना चल करके एग्जैक्ट एकदम सेंटर पर ही आ गया। तब बताओ कि ये ओमेगा फाइनल इसका क्या होगा। एकदम सभी लोगों से बनना चाहिए। 4 ऑप्शन है 5, 7, 9, 11 आरपीएम। बताओ कमेंट में कि क्या आ रहा है। अब इतना मैंने बताया तो है ना, होमवर्क हर लेक्चर में एंड में कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन दूं जिसको कमेंट सेक्शन में करना है ना, और उसको मैं देखूंगा कि कितने लोग का सही आंसर आ रहा है। ठीक, चलो बेटा, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है खत्म। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोलिंग मोशन। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।